स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक की समरी में हम लोग आज आधुनिक भारत के इतिहास में विविध का चैप्टर चल रहा था। तो इसमें एक पार्ट छूट गया था जिसमें अभी दो तीन पार्ट हैं। तो जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके योगदान और प्रमुख अकाल आयोग जो हैं उनको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे पार्ट में इसको पढ़ेंगे ताकि क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ईजिली अवेलेबल रहे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व एवं योगदान। यहाँ पर सबसे पहला नाम है राजा राम मोहन राय का। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। इनका जन्म जो होता है बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में होता है। देखिए, इन्होंने परंपरागत दार्शनिक पद्धति और हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांतों में इनकी श्रद्धा थी और इन्होंने भारतीय समाज एवं संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एकमात्र पश्चिमी सभ्यता को साधन माना था। हालांकि इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था और इनको जो है इनके कार्यों की वजह से इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है और अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है। राजा राम मोहन राय जो हिंदू सुधार आंदोलन है, जब इसको हम लोग अलग से टॉपिक लेके आएंगे अलग अलग व्यक्तित्व को लेकर वहाँ और डिटेल में। हालांकि मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इनके बारे में कि जो इनकी किताबें हैं फारसी भाषा में वो है तोहफ़ातुल मुवाहिद्दीन और एक था एकेश्वरवादियों को उपहार यानी कि गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। तो इस तरीके से इनकी किताबें थीं और इन्होंने जो स्थापना की थी तो वो थी आत्मीय सभा वेदांत सोसाइटी और उसके बाद में एक बाइबल के आधार पर एक किताब लिखी थी प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। फिर 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की भी स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो कई चीज़ें हैं इनके साथ जुड़ी हुई। अब यहाँ इस बुक में दिया नहीं गया तो मैं आपको ऐसी ओरली बता दूँ। और 1817 में इन्होंने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना करी और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। इनको पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। तो और इनकी जो अखबार हैं मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल मैगजीन, कई इनके हैं। तो बहुत सारे हैं। मतलब राजा राम मोहन राय के कार्यों को ही देखा जाए इसलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो इस बुक में तो बिल्कुल ना के बराबर दिया हुआ है इसके बारे में। तो हम लोग अगर आप इसको अलग से चाहते हैं डिटेल तो इसका मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला देखते हैं सर सैयद अहमद खां का। सर सैयद अहमद का जन्म जो है दिल्ली के कुलीन परिवार में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी में इन्होंने प्रवेश किया था और इनका दरअसल ये मुस्लिम धर्म में सुधार करना चाहते थे। इन्होंने अपने धर्म और समाज का अध्ययन किया था। इस्लाम के प्रति इन्होंने सुधारवादी रवैया अपनाया था। इन्होंने धार्मिक कट्टरता, मानसिक संकीर्णता, अलगाववाद का विरोध किया था। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको अगर इन सबको चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा। मैं आपको एक अलग वीडियो आपको अलग से, ये चूँकि बुक की समरी है तो मैं यहाँ बहुत डिटेल ऐड करूँगा तो आपको लगेगा कि चीज़ें लिखी नहीं हैं और आप उसको सुन के उसको नोट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो जो चीज़ें हैं उनको यहाँ हम डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल्स के लिए अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा। आइए देखते हैं अगला, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ये भी ब्रह्म समाज के सदस्य थे और इन्होंने विधवा विवाह और जो विधवाओं की दशा सुधारने के लिए कई कार्य किए थे। इनके अथक प्रयासों से ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। चूँकि ये बचपन से मेधावी थे इसलिए इन्हें विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया गया। स्त्री शिक्षा की दिशा में सुधार हेतु लगभग इन्होंने 35 स्कूलों की स्थापना की थी। अगला है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर और स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। इनकी जो पुस्तक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। इनकी अन्य पुस्तकें हैं पाखंड खंडन, वेदभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार्य मत का खंडन। तो इनकी किताबें हैं। और आर्य समाज का जो नारा था वो था वेदों की ओर लौटो, इन्होंने नारा दिया था। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना करी थी। इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। बाद में इनकी मृत्यु जो है वो 30 अक्टूबर 1883 को हो जाती है। तो इनसे भी संबंधित बहुत सारी बातें हैं और इसको भी डिटेल में जो चैप्टर आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे। ज्योतिबा राव फुले की बात करें तो इन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए नारी शिक्षा, विधवा विवाह, किसानों के हित और ज्योतिबा के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। इन्होंने समाज के कमज़ोर वर्गों की दशा सुधारने का प्रयास किया। एक संगठन की इन्होंने स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज। और इस जो जगह जगह दलित और लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल खोले थे। इनकी प्रसिद्ध रचना थी जिसका नाम था गुलामगिरी। इसी के माध्यम से उन्होंने दलितों और ब्राह्मणों के बीच में जो भेद था उसको मिटाने की कोशिश
की थी। महादेव गोविंद रानाडे की बात करें तो वे प्रसिद्ध राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, विद्वान और न्यायविद थे और इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के प्रवर्तकों में ये रहे। बाल विवाह का विरोध व विधवा पुनर्विवाह का पूरा समर्थन इन्होंने किया। इनकी प्रसिद्ध रचना है द राइज ऑफ मराठा पावर, मराठा शक्ति का उदय। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त और ये रामकृष्ण के शिष्य थे, तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इनका प्रमुख योगदान था हिंदुओं के कर्मकांड और जाति भेदभाव की उन्होंने भत्सना की, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्र चिंतन का उपदेश दिया और विश्व बंधुता का उन्होंने उपदेश दिया था। तो यहाँ पर बहुत छोटे में इस चैप्टर को समराइज़ कर दिया गया है इस बुक में। तो मैं आपको बहुत सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये वाला कंटेंट आपके लिए इतना सफिशिएंट है, इसके लिए बल्कि मैं आपको एक जो अलग से वीडियो है मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा और किन के बारे में आपको चाहिए, अगर उनका भी चाहिए तो आप नाम अलग से आप नोट डाल सकते हैं। इस लेक्चर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आधुनिक भारत में अकाल आयोग और समितियाँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रहते हैं। ज़्यादातर इनका इम्पॉर्टेंट है इनका ईयर। तो जितनी समितियाँ बनी हैं उनकी कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ होंगी, उनको देखेंगे और उनका ईयर या उनका क्रम लगाने का भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले 1860-61 की बात करेंगे स्मिथ समिति की। तो दिल्ली आगरा के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ता है इस दौरान, तो इसीलिए पहली बार दरिद्रशालाओं के प्रयोग राहत कार्यों के लिए इसका किया गया था। हालांकि जो रिपोर्ट आई उसका कुछ निश्चित परिणाम नहीं निकला। अगला जो अकाल पड़ता है 1866 में, भारत के कई हिस्सों में, ज़्यादातर उड़ीसा इससे प्रभावित था। तो इसी समय कैंपेबल आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो इसमें आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि अकाल जैसी घटनाओं के लिए सरकार जिम्मेदार है, यहीं पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है क्योंकि पूर्व सूचना के बाद भी सरकार द्वारा इसको नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो सुझाव दिया था आयोग ने कि अकाल के दौरान राहत कार्यों की जिम्मेदारी का निर्वहन समाज सेवी संस्थाओं के अलावा सरकार द्वारा भी किया जाना चाहिए और रेलों और नहरों की स्थापना करनी चाहिए। यहाँ तक कि जिलाधिकारियों का भी उत्तरदायित्व है कि जो संभावित मृत्यु है उनको रोका जाए। तो थोड़ा बहुत काम किया गया लेकिन अत्यल्प रहा। हम लोग मेन सुझावों को जाएंगे, क्या उस पर हुआ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। स्ट्रैची आयोग अक्सर कर पूछा गया है, ये 1880 के समय का है। दरअसल 1876 और 78 के दौरान मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश और पंजाब में फिर से भयंकर अकाल पड़ा। प्रभावित क्षेत्र था सर्वाधिक मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इसमें सरकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि किसी भी मूल्य पर जीवन रक्षा करना एक ऐसा कार्य है जो उसकी शक्ति से परे है और करदाता और प्रभावित जनता दोनों के हित में नहीं है। तो यहाँ पर सरकार थोड़ा सा स्वीकार करती है। 1882 में लॉर्ड लेटन द्वारा सर रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। तो इसने कई महत्वपूर्ण अपने सुझाव दिए थे, इसीलिए स्ट्रैची आयोग 1880 का बार बार पूछा भी जाता है। तो इसका जो सिफारिशें थीं वो थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो लोगों को रोजगार मिले और समय समय पर मजदूरी का पुनर्निर्धारण हो, अकाल संहिता के निर्माण की बात कही गई, सिंचाई सुविधाओं का विकास हो, भू राजस्व का संग्रहण रोक दिया जाए और अकाल कोष का गठन हो। इसके साथ ही साथ अकाल सहायता का खर्च प्रांतीय सरकारों को वहन करना होगा, जो आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय सहायता भी दी जाएगी। तो ये प्रावधान इस आयोग के द्वारा किए गए थे। इसी के तहत 1833 की अकाल संहिता की तर्ज पर प्रांतीय अकाल संहिता का निर्माण किया गया। अगला है 1896-97 में अकाल पर एक आयोग गठित होता है, लायल आयोग। ये सभी अकाल से ही संबंधित हैं। तो इसमें पंजाब के उप गवर्नर थे सर जेम्स लायल, उनकी अध्यक्षता में ये जो स्ट्रैची आयोग था उसकी समीक्षा इसमें की गई, तो उसमें सहमति प्रकट की थी और इसने भी अपने जो सुझाव हैं वो दिए थे। मैकडॉनल्ड आयोग की बात करें तो 1899 से 1900 का है। ये लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में नियुक्त किया था। 1901 में इसने रिपोर्ट दी थी। तो इसने नैतिक नीति के लाभों, पशु तथा बीजों के लिए शीघ्रता से धन बांटने तथा अस्थायी कुएं खोदने की व्यवस्था तथा लाभों पर बल दिया था। इसी प्रकार इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें यह कहा गया कि अराजकी सहायता का अधिक मात्रा में उपयोग का सुझाव दिया गया। सहायता हेतु ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता दी गई और परिवहन सुविधाओं के विकास, कृषक बैंकों और सिंचाई व्यवस्था पर जोर दिया गया। इसकी भी सिफारिशें ज़्यादातर मान ली गई थी। अगला इंपॉर्टेंट है स्ट्रैची के बाद वुडहेड आयोग। ये अक्सर कर पूछा जाता है। इसका जो है ये 1942-43 के दौरान भीषण अकाल पड़ा था बंगाल में। तो इस अकाल का जो स्वरूप था वो दैवीय प्रकृति से ज़्यादा था, मानव निर्मित। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा अकाल जो है वो मानव निर्मित अधिक था। तो ये था 42-43 का अकाल, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध इस अकाल का प्रमुख कारण रहा और इसकी जांच के लिए, सुझावों के लिए गठित किया था वुडहेड आयोग।
तो इसने अखिल भारतीय खाद्यान्न परिषद के सृजन की सिफारिश की थी। इसके बाद इसका जो हम लोग अगला वीडियो लेके आएंगे वो होगा स्वतंत्र भारत में गठित विभिन्न शिक्षा आयोग और समितियाँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि इसको मैं जल्दी से ख़त्म कर दूँ, तो इसके लिए मैं इसी का जस्ट अगला नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें स्वतंत्रता के बाद जो विश्वविद्यालय आयोग गठित हुए हैं उनके क्या सुझाव रहे हैं, उनके ईयर क्या हैं, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। और एक छोटा सा कंटेंट और बचेगा समाज सुधार वाले अधिनियमों का, उनको भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट, तब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। और आप जो पिछले वीडियोज़ हैं उसको आप प्लेलिस्ट में विजिट करें, तो वहाँ से आपको देखिए 3 प्लेलिस्ट हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर केवल मॉडर्न दिख रहा है। नहीं, तीनों की प्लेलिस्ट अलग अलग हैं। प्लेलिस्ट आप सर्च करिए, यहाँ मैं लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, तो वहाँ से जाकर के और या चैनल पे जाकर के आप देखें तो आपको वो सारे दृष्टि क्विक बुक का मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो ऑन वाइट बोर्ड मैंने क्लासरूम लेक्चर हैं उनको भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी चीज़ों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जो स्वतंत्रता के उपरांत विभिन्न शिक्षा आयोग समितियाँ उनकी सिफारिशों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।